Hi guys, welcome to Flamboyant Law. So, we'll begin with chapter 3 liquidation process. तो NCLT before the expiry of IRP period मतलब 180 days या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ CIRP अगर जब रेजोल्यूशन प्लान अगर नहीं रिसीव होता है NCLT के पास तो वो क्या कर सकते हैं, प्लान को रिजेक्ट कर सकते हैं एंड पास एन ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन। या फिर NCLT को अगर रेजोल्यूशन प्लान पसंद नहीं आया या फिर रेजोल्यूशन प्लान नॉन कंप्लायंट है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ NCLT, तो फिर भी क्या कर सकता है NCLT? इट कैन पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग कॉर्पोरेट डेटर टू बी लिक्विडेटेड। अगर उन्हें लगता है कि लिक्विडेशन ही एक लास्ट ऑप्शन बचा है तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं एंड इशू पब्लिक अनाउंसमेंट भी इशू करेगा कि दैट कॉर्पोरेट डेटर इज बीइंग लिक्विडेटेड एंड रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंड टू द अथॉरिटी विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्ट्रार के पास उसकी कॉपी भिजवाई जाएगी। तो अगर COC की कमिटी ने, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने विद द 66% ऑफ वोट्स ये कंफर्म कर दिया है कि अब लिक्विडेशन होना चाहिए कंपनी का और CIRP प्रोसीजर नहीं होना चाहिए बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो फिर लिक्विडेशन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो NCLT है वो ऑर्डर पास कर सकती है। और ये कब तक कर सकती है? COC कब तक कर सकती है? COC बिफोर confirmation of resolution plan and before preparation of information memorandum कभी भी liquidation का decision ले सकती है। and अगर ये सब बन गया, information memorandum बन गया, resolution plan बन गया, तो फिर किसके हाथ में रहेगा liquidation का? NCLT के हाथ में रहेगा। उसके बाद NCLT कर सकती है liquidation का। अब अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ NCLT के थ्रू और उसमें कॉन्ट्रावेन किया कॉर्पोरेट डेटर ने, तो उस कॉन्ट्रावेंशन से जो भी पर्सन अफेक्ट हुआ है, अगर उसने एप्लीकेशन कोर्ट में दी, NCLT के पास ट्रिब्यूनल में दी फॉर द लिक्विडेशन, तो तब भी NCLT लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर सकती है। देन ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन NCLT डिटरमाइन करेगी कि जो कॉन्ट्रावेंशन है कॉर्पोरेट डेटर का, वो जो प्रोविजंस है रेजोल्यूशन प्लान पे उस पे कॉन्ट्रावीन किया है उसने, कॉर्पोरेट डेटर ने, तो तभी वो ऑर्डर पास कर सकती है। अब एक बार अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो उसके अगेंस्ट, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। या तो कॉर्पोरेट डेटर भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता किसी और के अगेंस्ट, और कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट भी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। अब कॉर्पोरेट डेटर खुद तो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, बट उसके बिहाफ पे कौन कर सकता है? लिक्विडेटर इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी के भी अगेंस्ट। मान लो अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा हो, ये उसके अगेंस्ट कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। देन the order of liquidation under this section shall be deemed to be a notice of discharge to the employers। अब लिक्विडेशन हो गया अगर कंपनी का, तो एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, वर्कमैन, इनका क्या होगा? ये तो मतलब इनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना कि अब से काम ख़त्म हो गया है, मतलब बिजनेस तो है ही नहीं, वो काम क्या करेंगे, तो उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्सेप्ट अगर कॉर्पोरेट डेटर का कोई भी बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो लिक्विडेटर के थ्रू। देन सेक्शन 34 अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड। तो NCLT अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करेगी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट किया था CIRP के प्रोसीजर में, तो उसको ही क्या करेगा? लिक्विडेटर की तरह वर्क करना पड़ेगा, अनलेस ही इज़ रिप्लेस्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या बन जाएगा? लिक्विडेटर बन जाएगा।
Then, on the appointment of liquidator, all the power of board of director, key manager persons, वही जो CIRP के प्रोसीजर में था, पार्टनर्स, ये सब किसके पास चले जाएगा? ये सब लिक्विडेटर के पास चला जाएगा. देन सारे पर्सनल्स कॉर्पोरेट डेटर के वो किसको रिपोर्ट करेंगे? वो लिक्विडेटर को रिपोर्ट करेंगे. और सारी असिस्टेंट कॉर्पोरेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन से ऑर्डर पास कर सकता है टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? अगर उसे लगता है कि वो फिट नहीं है टू एक्ट एज अ लिक्विडेटर, क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? आई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज कर सकता है और लिक्विडेटर को कोई और लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. और ये किस कंडीशन पे करेगा? अगर रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या हुआ अगर रेजोल्यूशन प्लान इट हैज़ फेल्ड टू मीट एनी रिक्वायरमेंट्स, तो वो लिक्विडेशन का ऑर्डर मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज कर सकता है एज अ लिक्विडेटर. अगर रेजोल्यूशन प्लान में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो फिर बोर्ड में रिकमेंड टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. बोर्ड भी जो IBBI है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज कर दो और कोई और लिक्विडेटर अपॉइंट करो. देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर इफ़ ही फेल्स टू सबमिट रिटन कंसेंट, उसे रिटन कंसेंट सबमिट करना पड़ता है कि हाँ वो फिट है, वो कोई डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर एनी लॉ टू बिकम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. अगर वो कंसेंट उसने नहीं सबमिट किया तो तब भी वो लिक्विडेटर नहीं बनेगा. Then, adjudicating authority may direct the board to propose the name of another insolvency professional to be appointed as liquidator. अगर ये सब चीज़ें हुई तो बोर्ड को बोला जाएगा कि आप ही कोई नाम सजेस्ट करो लिक्विडेटर के लिए. देन बोर्ड नाम प्रपोज करेगा विद इन 10 days ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. 10 दिन के अंदर अंदर नाम देगा. देन आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल ऑफ बोर्ड, अब अपॉइंट कर लिया जाएगा लिक्विडेटर को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एज लिक्विडेटर. देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, जो लिक्विडेटर बना है, उसको जो भी उसकी फीस वगैरह होगी इट विल बी इन सच प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन ऑफ असेट्स. जो भी असेट्स को लिक्विडेट कर रहा है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होगी. देन द फीस फॉर कंडक्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग शैल बी पेड टू द लिक्विडेटर फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ लिक्विडेशन ओनली. लिक्विडेशन को जो भी प्रोसीड्स हैं, जो भी पैसे आए लिक्विडेट करके चीज़ें असेट्स को, उसमें से ही दी जाएंगी. देन द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर, क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं? ही विल वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर के क्लेम्स आएंगे वो सब वेरीफाई करेगा. टू टेक इन टू कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ असेट, does he do more? He takes in custody and control all the company's asset, properties and actionable claims जो कि corporate debtor के थे. Then he also evaluates the assets. Then he evaluates all the assets and properties of corporate debtor. Then he prepares a report. He also takes measure to protect and preserve the assets of properties of corporate debtor. Then he carries on business of corporate debtor for its beneficial liquidation. सारे जो भी बिजनेस है उसे कैरी ऑन करता है
also sell the immovable and movable property and actionable claim of corporate debtor in liquidation by public auction के थ्रू सब कुछ सेल ऑफ करता है और हाई रेट्स पे सेल ऑफ करने का ट्राई करता है ताकि बेनिफिशियल रहे। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे एक्सेप्ट कर सकता है, मेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेक कर सकता है, चेक वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट इंडोर्स कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। Then he can take out his official name, letter of administration to any deceased contributory। जो भी contributories थे उसमें जो भी deceased है, deceased contributory, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेटर भेज सकता है फॉर ऑब्टेनिंग मनी, जो भी ड्यू है या फिर पेएबल है कुछ। देन टू ऑब्टेन एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है प्रोफेशनल असिस्टेंस ताकि वो उसे दे। देन इनवाइट एंड सेटल क्लेम फॉर क्रेडिटर्स एंड क्लेमेंट्स। देन ही आल्सो इंस्टीट्यूट डिफेंड एनी सूट prosecution in name of company on behalf of corporate debtor। Then he also investigates the affair of corporate debtor to determine undervalue, कि अगर कोई भी undervalue है तो उसके financial affairs में intervene कर सकता है, investigate कर सकता है and take all other action steps to execute, verify any paper deed, receipt, document, affidavit, ये सब चीज़ें वेरीफाई कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, साइन कर सकता है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे। देन ही कैन अप्लाई टू NCLT फॉर सच ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन एंड मे बी नेसेसरी फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। देन ही कैन ऑल्सो परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। देन लिक्विडेटर के पास पावर होती है दैट ही कैन कंसल्ट स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं फॉर द इंटाइटलमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोसीड्स, उनसे हेल्प लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्रोसीड्स को। देन इन कंसल्टेशन शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द लिक्विडेटर, सच कंसल्टेशन विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द लिक्विडेटर। देन सेक्शन 36 लिक्विडेशन एस्टेट। Liquidator shall form an estate of assets which will be called liquidation estate in relation to the corporate debtor। जो जितने भी asset है ना उसका एक estate बना लेगा वो सारा कोलैबोरेशन करके and then उसको बोलेंगे liquidation estate, जो liquidate करना। Then the liquidator shall also hold the liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors। फिड्यूशरी मतलब एक ट्रस्टी जैसे लिक्विडेशन एस्टेट को रखेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। देन द लिक्विडेशन एस्टेट शैल कॉम्प्रोमाइज ऑल द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या एसेट्स होते हैं इसमें? बेसिकली जो लिक्विडेट होने वाले हैं, एनी एसेट ओवर विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ ओनरशिप राइट। कॉर्पोरेट डेटर कि का जिस असेट्स के ऊपर ओनरशिप राइट है, एक तो वो होंगे इंक्लूडिंग ऑल द राइट्स, इंटरेस्ट, एविडेंस इन द बैलेंस शीट में है वो असेट साइड पे। देन रजिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हैं, डिपॉजिटरी में रिकॉर्ड्स हैं, उसके सिक्योरिटीज़ हैं, वो सारे असेट्स होंगे। देन असेट दैट मे और मे नॉट बी इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, बट जो उसके कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में नहीं है बट वो कॉर्पोरेट डेटर के ही हैं, कॉर्पोरेट डेटर के ही नाम पे है, ओनरशिप उसका कॉर्पोरेट डेटर का ही है। देन टैंजेबल असेट वेदर मूवेबल और इमूवेबल, फिर इंटैंजेबल असेट्स भी आ जाएंगे उसमें, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सिक्योरिटीज़। देन असेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट, की जो कोर्ट के पास जिनका डिस्प्यूट चल रहा है या कोई केस चल रहा है और कोर्ट डिटरमाइन करेगा उसकी ओनरशिप, तो कॉर्पोरेट डेटर में भी उसका क्लेमेंट है उसकी ओनरशिप का। तो अगर कोर्ट ने बोल दिया कि कॉर्पोरेट डेटर का असेट है तो वो भी इसी असेट में आ जाएगा।
लिक्विडेशन के लिए. देन एसेट एंड देयर वैल्यू रिकवर्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. मतलब जो भी अनफेयर ट्रांजैक्शंस थे उनको ना करते हुए जो भी असेट या वैल्यू रिकवर हुई है वो सब अनफेयर ट्रांजैक्शन का से रिलेटेड है ये. देन any asset of corporate debtor whether which a secured creditor has relinquished security interest, जो कि secured creditor ने गिव अप कर दिया है वो सब. then other property belonging to or vested in the corporate debtor at the insolvency commencement date, जो उसके corporate debtor के पास जो थे प्रॉपर्टीज असेट्स वो सब इंक्लूड होंगे इसमें. देन ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ लिक्विडेशन व्हेन दे आर रिलीज्ड, जो भी लिक्विडेशन के प्रोसीड्स हैं मतलब लिक्विडेशन करके जिन जिन चीज़ों का पैसे आए हैं वो सब भी इंक्लूडेड रहेंगे. देन द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट. अब क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं हो सकती है? assets owned by third party which are in possession of corporate debtor. obviously अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर का असेट और किसी और के पोजेशन में कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में नहीं है वो हमने लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड किया था. बट कोई ऐसे भी असेट्स होंगे जो कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में है बट वो कॉर्पोरेट डेटर के हैं ही नहीं, किसी थर्ड पार्टी के हैं, वो एज अ ट्रस्टी उसने होल्ड किया हुआ है थर्ड पार्टी के लिए. या बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने. तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ है, कुछ सामान उसके पास किसी ने छोड़ा है, देन ऑल सम ड्यू टू एनी वर्कमैन एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड का जो भी पैसा है, पेंशन फंड का, ग्रेच्युटी का, ये सब पे किसी की ओनरशिप नहीं होगी, वो एम्प्लॉयज़ का ही है. देन अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जो कि सिर्फ यूज़ ऑफ एसेट्स बोलता है बट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल नहीं बताता है, ऐसा कि बस यूज़ करने के लिए परमिशन देता है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट. ऐसा कुछ कि मैं आपको ये एसेट दे रहा हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हो. तो रेंट मान लो आप, जैसे रेंट है, मशीनरी रेंट पे ले ली, तो वो सब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो गया जो कि टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है उसके पास, है ना. तो वो नहीं बेच सकता है लिक्विडेटर. या फिर अदर असेट्स विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन मूविंग अहेड, असेट्स इन सिक्योरिटी कलेक्ट्रल बाय फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर. अब जो सिक्योरिटी के लिए किसी बैंक को दिया हुआ है कुछ ऐसा असेट, जैसे मनी डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर सेटिंग ऑफ फॉर द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग या क्लियरिंग ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ऐसा सिक्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है, तो वो भी नहीं यूज़ कर सकते. देन एनी पर्सनल असेट ऑफ शेयर होल्डर्स यूज़ नहीं कर सकते एंड पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. देन असेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी, कोई पेरेंट कंपनी, उसके भी असेट्स यूज़ नहीं कर सकते. देन एनी अदर असेट्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. देन अ पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. अब लिक्विडेटर के पास पावर होती है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में से सारी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट डेटर की एक्सेस कर पाए. किसके लिए वो कर सकता है? फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एंड प्रूफ ऑफ क्लेम्स, कि इसने क्लेम किया है पैसा कॉर्पोरेट डेटर से, तो क्या ये क्लेम इसका वैलिड है, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिक्विड, कि कितने एसेट्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के पास, वो सब के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकता है. देन इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालेगा, वो कहाँ से प्रोक्योर करेगा? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, जो कि सेंट्रलाइज्ड एक बॉडी है जो इंफॉर्मेशन रखती है ऑफ एनी बोरोइंग्स. देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या फिर एजेंसी ऑफ स्टेट और सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट है. देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़,
जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ रेगुलेट हो रही हैं लॉ के थ्रू, उनमें से इंफॉर्मेशन प्रोक्योर कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटीज असेट्स posted at security interest, then any database maintained by board या any other source as specified by the board. Then creditor may require liquidator to prove them any financial information relating to corporate debtor in such manner. अब क्रेडिटर्स जो हैं वो ये भी बोल सकते हैं लिक्विडेटर को कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है कॉर्पोरेट डेटर की वो प्रोवाइड करिए. देन liquidator shall provide information referred to section 2 to such corporate debtor who has requested such information in 7 days. अब जो भी इंफॉर्मेशन उसने प्रोक्योर किया है ना, अगर किसी भी क्रेडिटर ने मांगी वो इन्फॉर्मेशन 7 दिन के अंदर अंदर उस क्रेडिटर के पास पहुंचानी पड़ेगी. देन कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स. अब लिक्विडेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, उसके विद इन 30 डेज सारे जो क्लेम्स हैं वो कलेक्ट हो जाने चाहिए लिक्विडेटर के पास विद इन 30 डेज. देन द फाइनेंशियल क्रेडिटर में सबमिट अ क्लेम टू लिक्विडेटर बाय प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ सच क्लेम. जो भी रिकॉर्ड ऑफ क्लेम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है ना, उसको लेके फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है क्लेम मांगने. अगर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसे जाता है वैसे ही जा सकता है. कैसे जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर? he can submit a claim to the liquidator in such an form in manner along with the supporting document to prove his claim. अब अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन रहती है जिसने प्रोवाइड किया डेट कॉर्पोरेट डेटर को जो भी अमाउंट डेट था, बट अगर नहीं है किसी का फाइनेंशियल क्रेडिटर का तो वो एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकता है. उसे अपना प्रूव करना पड़ेगा सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाके. जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर भी अगर क्लेम करने के लिए जा रहे हैं तो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले जाके प्रूव करना पड़ता है क्लेम. देन अ क्रेडिटर हु इज़ पार्टली अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड पार्टली एन ऑपरेशनल क्रेडिटर सबमिट करेगा लिक्विडेटर को फाइनेंशियल डेट के एक्सटेंड में जो भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है इंफॉर्मेशन वो. देन ऑपरेशनल डेट के कैसे प्रूव करेगा? सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ले जाके प्रूव करेगा. देन क्रेडिटर में विड्रॉ वैरी हिज क्लेम विद इन 14 डेज ऑफ हिज सबमिशन. 14 दिन के अंदर अंदर वो मॉडिफिकेशन करवा सकता है या तो विड्रॉ कर सकता है, क्लेम को कम ज़्यादा कर सकता है. देन सेक्शन 39 वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स. वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स क्या बोलता है? जो भी क्लेम्स दिए गए हैं लिक्विडेटर के पास वो वेरीफाई होंगे, जो भी बोर्ड टाइम बताएगा उतने टाइम में वेरीफाई किए जाएंगे. देन अगर कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है क्रेडिटर से तो लिक्विडेटर वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है. देन द एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ क्लेम. लिक्विडेटर अगर वेरिफिकेशन कर रहा है उसके बाद कुछ कुछ क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कुछ क्लेम को रिजेक्ट कर लेगा, वेदर इन पार्ट और इन होल. देन वो रिजेक्शन और एडमिशन का जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको क्रेडिटर को जिसने क्लेम किया है विद इन 7 डेज. देन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स. लिक्विडेटर डिटरमाइन करेगा वैल्यू ऑफ क्लेम्स. देन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर. क्रेडिटर में अपील टू द NCLT अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर. अगर उसने रिजेक्ट कर लिया क्लेम्स को विद इन 14 डेज, अब अगर कोई खुश नहीं है कि उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो खुश नहीं है तो वो NCLT में जाके विद इन 14 डेज कर सकता है उस पर अपील. देन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एट रिलेवेंट टाइम. Then we'll skip this because this is not very important. अब अगर सेक्शन 45 क्या बोलता है, डायरेक्ट सेक्शन 45 पे आ जाते हैं कि कोई भी अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन. मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ हो कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू जो कि अंडर वैल्यूड है. मान लो कोई गिफ्ट उसने दे दिया हो, किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हो, या फिर एक से ज़्यादा 1 और मोर असेट दिया हो किसी को और उसके बदले में जो
उसे कंसिडरेशन मिला है वो बहुत ही कम वैल्यू का है, तो वो ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन है लिक्विडेटर उसे क्या कर सकता है, एनसीएलटी के पास ले जाके वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है और रिवर्स करवा सकता है। देन रिलेवेंट पीरियड क्या है अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन का, सच ट्रांजैक्शन वॉज मेड विद अ पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट होने के 1 साल पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ हो, विद इन 1 ईयर हुआ हो, उनको रिवर्स करवा सकता है। या सच ट्रांजैक्शन वॉज मेड विद अ रिलेटेड पार्टी, कोई रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर की, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया हो विद इन 2 years ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। अब अगर ये चीज़ अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से मिस हो गई हो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो इसकी एप्लीकेशन और कौन कौन दे सकता है, क्रेडिटर दे सकता है, पार्टनर दे सकता है कॉर्पोरेट डेटर के, और कोई भी मेंबर दे सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था 1 साल पहले या 6 महीने पहले, जो कि गिफ्ट में गया था, कोई प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड थी। तो इस चीज़ की एप्लीकेशन क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर भी दे सकता है। देन एनसीएलटी अगर सेटिस्फाइड है कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है और सफिशेंट इंफॉर्मेशन है कि जो भी एडजुडिके लिक्विडेटर है उसके पास ऐसा कोई भी उसकी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकता है फॉर रिस्टोरिंग द पोजीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड रिवर्सिंग द अफेक्ट। उसको ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर करके रिवर्स कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी वापस कंपनी के पास आ जाएगी, कॉर्पोरेट डेटर के पास आ जाएगी और लिक्विडेटर के पास आएगी उसके थ्रू। या फिर बोर्ड को रिक्वायर कर सकता है टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट लिक्विडेटर। तो ये दोनों चीज़ें कोट करेगा, एक तो ट्रांजैक्शन रिवर्स कर देगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बिठा देगा लिक्विडेटर के अगेंस्ट। देन ऑर्डर इन केसेस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लेट्स स्टडी इट। देन क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है एनसीएलटी, ही कैन रिक्वायर एनी पर्सन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है कि वो प्रॉपर्टी वापस कॉर्पोरेट डेटर के पास ट्रांसफ़र की जाए, रिवर्स की जाए। Then he can release or discharge any security interest. NCLT can release or discharge any security interest granted by corporate debtor. Corporate debtor ने अगर कोई security interest grant किया था किसी को तो वो रिलीज हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा वेदर इन होल और पार्ट। देन ही कैन रिक्वायर इट कैन रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच अमाउंट। अगर मान लो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफ़र की किसी को और 9 महीने पहले और उसने सेल ऑफ कर दी, तो कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल सकता है उस पर्सन को कि उतने की प्रॉपर्टी उसको वापस उसका पेमेंट दिया जाए। देन ट्रांजैक्शन डिफॉल्टिंग क्रेडिटर्स, इफ द कॉर्पोरेट डेटर किसी भी ऐसे अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ है, उसने कोई भी अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि वो डेलिबरेटली उसने ऐसा ट्रांजैक्शन किया है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मान लो कि कोई एसेट को अपनी वाइफ को ही ट्रांसफ़र कर दिया, एसेट गिफ्ट दे दिया कि ताकि कॉर्पोरेट डेटर अगर लिक्विडेशन भी हो कंपनी का तो वो एसेट हाथ में ना आए, तो ऐसा भी कर सकता है कीपिंग एनी एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू मेक अ क्लेम, कि कोई उस पर क्लेम कर ही ना पाए, वो ऐसा ट्रांसफ़र कर दे कुछ, ये इन ऑर्डर टू एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रिलेशन टू द क्लेम, कि कोई क्लेम जो करना चाह रहा है उस प्रॉपर्टी पे उसका इंटरेस्ट अफेक्ट करने के लिए किया है। देन एनसीएलटी क्या ऑर्डर दे सकता है उसके लिए, रिस्टोरिंग ऑफ द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देगा वो सेम चीज़। देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर विक्टिम ऑफ सच ट्रांजैक्शन, जिसको अफेक्ट हुआ है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा एनसीएलटी।
अगर किसी ने गुड फेथ में ख़रीदा है, मान लो किसी और को ट्रांसफ़र किया और उसने गुड फेथ में ख़रीदा है, तो ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा। देन अगर कोई भी ऐसा एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा लोन प्रोवाइड किया गया है, क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है किसी कॉर्पोरेट डेटर को, जो कि हाई इंटरेस्ट पे है या हार्श टर्म्स हैं उसके, जो कि डिस्ट्रेस कर रहा है क्रेडिटर को बहुत ज़्यादा। मान लो 50 लाख का क्रेडिट है एंड उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 35% है या 40% है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया ना मार्केट रेट से। तो ऐसा कुछ है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिस्टोर कर सकती है, मतलब रिवर्स कर सकती है, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, मतलब जैसे कि क्रेडिट लिया ही नहीं गया, तो उसको कैंसिल आउट कर सकती है। देन इट कैन ऑल्सो सेट असाइड द होल एंड पार्ट ऑफ डेट, या तो वो आधा डेट को ख़त्म कर सकती है, डेट को आधा ही कर सकती है कि आपने 50 लाख दिया था, आप 25 ही दो, या फिर उसको पूरा होली ख़त्म कर सकती है। देन इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि आप 40% आपका इंटरेस्ट रेट है तो आप इसको 20% बना लो, ऐसा भी कर सकती है। Then it can require any person who was or is a party of the transaction to repay the amount. अगर किसी और ने भी साथ में लिया था तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि आप पे करो इस अमाउंट का। देन इट कैन ऑल्सो रिक्वायर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट वाज क्रिएटेड इन पार्ट ऑफ, अगर कोई ऐसा सिक्योरिटी इंटरेस्ट मॉर्गेज किया हो तो उसको लिक्विडेटर को वापस प्रोवाइड करवा सकती है। देन अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो अपनी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसे रेलिंक्विश कर सकता है, गिव अप कर सकता है टू द लिक्विडेशन स्टेट, लिक्विडेशन स्टेट को दे सकता है, कि लिक्विडेटर को बोल सकता है कि ये भी आप बेच दीजिए और इसकी जो भी सेल प्रोसीड्स हैं वो मुझे दे दीजिएगा। देन ही कैन ऑल्सो रिलीज हिज सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। Then moving ahead, now this is important, 53 distribution of assets. तो 53 क्या बोलता है, एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मिलता है कि लिक्विडेशन अगर हुआ तो फिर किन किन को पहले पैसा मिलना चाहिए। तो क्या है लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या क्या सेटल ऑफ होना चाहिए, जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट है, लिक्विडेशन का कॉस्ट है, वो सब पहले सेटल ऑफ होना चाहिए। देन वर्कमैन के जो भी ड्यूज़ हैं 24 मंथ्स के, प्रीसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड, उससे 24 मंथ्स के पहले पहले जो भी ड्यूज़ हैं उनके वर्कमैन के, वो सब पहले पे ऑफ करना चाहिए। फिर डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जो भी डेट्स हैं वो पहले पे ऑफ करना चाहिए। अगर उन्होंने अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर ने रेलिंक्विश कर दिया और सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो उनका पहले पे करना चाहिए। देन जो भी वेजेस और अनपेड ड्यूज़ हैं 12 मंथ्स के, वो पहले पे ऑफ करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के। देन फाइनेंशियल डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो भी फाइनेंशियल डेट्स हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के, वो सब पे ऑफ करना चाहिए। तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर के पे ऑफ करेंगे डेट्स, देन अनसिक्योर्ड के करेंगे। देन द फॉलोइंग ड्यूज़ क्या क्या, एनी अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्स ऑन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड से जो मिला है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ड्यू करना चाहिए, जो कि ड्यू है वो पे ऑफ करना चाहिए, जो कि ड्यू है 2 साल से।
Then debts owed to secured creditor for any amount which is unpaid. अब मान लो किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट था वो तो रख लिया, बट तब भी उसका कोई अमाउंट अनपेड है तो वो भी वो भी उसे पे ऑफ करना चाहिए. देन एनी रिमेनिंग अमाउंट, एनी रिमेनिंग डेट, ड्यूज, वो सब पे ऑफ करना चाहिए. देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कोई भी ड्यूज हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के हैं, वो सब पे ऑफ करना चाहिए. ये है लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी. देन एनी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है बिटवीन रेसिपेंट्स with the equal ranking, जो कि प्रायोरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो डिसरिगार्ड बाय द लिक्विडेटर, मतलब वो अकाउंट्स में नहीं लिए जाएंगे. देन एनी फीस पेएबल टू द लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम द प्रोसीड्स पेएबल टू ईच क्लास. तो लिक्विडेटर की हमने ऑलरेडी पढ़ दिया था कि उसकी सैलरी भी यहाँ से ही आएगी, उसकी जो भी फीस होगी. अब क्लॉज ये 1 क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन का, कि जो भी इक्वल क्लास में इक्वल रैंक में जो भी पे किए जाने चाहिए ना, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है तो उन्हें इन प्रोपोर्शन मिलेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में. अब ये कहाँ देखा था अपन ने, यहाँ देखा था बी में, कि वर्कमैन के और सिक्योर्ड क्रेडिटर के जो भी ड्यूज़ हैं वो इक्वल रैंक में ही होंगे पे ऑफ. देन डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये सब हो गया, सारी प्रोसीडिंग, सारे सेटलमेंट्स हो गए कॉर्पोरेट डेटर के. तो क्या होगा कि कंपनी पूरी लिक्विडेट हो चुकी होगी, सारे एसेट्स वगैरह ऑब्वियसली सेल ऑफ कर दिए हैं. तो फिर एक एप्लीकेशन जाएगी एनसीएलटी के पास कि सारा क्लेम सेटल ऑफ हो गया है. लिक्विडेटर भेजेगा एप्लीकेशन और अब कॉर्पोरेट डेटर को डिसॉल्व कर दिया जाए. देन एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगी, एप्लीकेशन अगर उसे सही लगा तो वो ऑर्डर पास करेगी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, और उस डेट से वो डिसॉल्व माना जाएगा. देन रजिस्ट्रार के पास ये कॉपी जाएगी विद इन 7 days. Now we'll start with chapter 4 in the next video. Till then, take care.